अगेन सुनिए बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे बेटा, आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर को डिस्कस कर रहे थे फ्रंटलिंग आइसोथर्मल इक्वेशन में। हमने एक ग्राफ बनाया है x by m का ग्राफ, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन OA। मैं यहां पर पॉइंट लिखा बेटा एट, ये इसका एक्सप्रेशन बेटा एट, उसके बाद मैं मैथमेटिकल डेरिवेशन करूंगा। देखो एट लो प्रेशर, कहीं पर भी प्रेशर कम है बेटा, अगर आप बाहर से प्रेशर लगाएंगे तो वहां पर बहुत तेजी में गैस आराम से कंडेंस हो जाएगी बेटा, आराम से गैस पास आ जाएगी। जब आप कम प्रेशर में वो कर रहे हो बेटा, अगर बेटा प्रेशर ज्यादा हो गया उस जगह पर तो उसको कंप्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, और प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया उस जगह पर तो कंप्रेस करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो आप इस पॉइंट को सुनिए बेटा, एट लो प्रेशर OA की बात हो रही है बेटा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में OA और लो प्रेशर में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है बेटा। ये देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये देखिए आपका एट लो प्रेशर OA स्ट्रेट लाइन ग्राफ विल बी ऑब्टेन्ड। अब इसमें क्या हुआ कि आपका लो प्रेशर बोला गया, आपको समझ लेना बेटा इस पॉइंट को। x by m हमने लिखा बेटा, देखिए x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इस पॉइंट को दिमाग में रखना है। ये इसका मतलब हमने लिखा बेटा इस समय x by m इक्वल टू kp। ये देखिए बेटा एक इक्वेशन आ गया बेटा एट लो प्रेशर, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो x by m भी बढ़ेगा बेटा, किसी भी टाइप का कोई गड़बड़ नहीं। अब ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बेटा एट इंटरमीडिएट प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर हमारे पास आया बेटा ग्राफ AB। AB का मतलब ये हमारे पास कर्व ग्राफ आएगा, मतलब हो गया प्रेशराइज करना गैस को थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि वहां पर पहले से गैस हमारे पास कंप्रेस है, ज्यादा प्रेशर है गैस का, और अब हम और प्रेशर उसको करेंगे बेटा तो गैस के मॉलिक्यूल और कम एक्सटेंट में कंडेंस होंगे या पास आएंगे, क्योंकि उनको अपोज कर रहे हैं। पहले से गैस का मॉलिक्यूल जहां पर ऑलरेडी ज्यादा है बेटा, तो वहां पर गैस का प्रेशर ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो हमें उनको और पास लाने के लिए ज्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा, उसमें बहुत देर में, यानी कि स्लो स्पीड में वो कंप्रेस होंगे बेटा, फास्ट नहीं होंगे। इसका मतलब एट इंटरमीडिएट प्रेशर AB कर्व ग्राफ विल बी, तो हमने लिखा बेटा x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1 by n बेटा। ये पॉइंट समझना जरूरी है बेटा, ये इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए बेटा। तो आपको मैंने यहां पर लिखा बेटा x by m ये बेटा इक्वल टू k into p टू द पावर 1 by n। ये बेटा अब इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा लूं, पहले सुनिएगा। ये बेटा इंटरमीडिएट प्रेशर का ग्राफ, लेकिन इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखिए इसी पॉइंट पर मैं नंबर 2 वाले को आपको समझना है बेटा, इसको मैं हटा दिया। अब देखिए मैंने ऊपर से लिखना शुरू किया बेटा, ये अब बेटा हमारे पास हो गया। देखिए यहाँ पर उसी पॉइंट की डिस्कशन में चल रहे बेटा, हमने ये लिखा, देखो x by m इक्वल टू k into p टू द पावर 1 by n। अब देखिए ये फ्रंट आइसोथर्मल इक्वेशन का लॉजिक है, दोनों तरफ मैं आपको लॉग दे रहा हूं बेटा। देखिए बेटा मैं ले रहा हूं आपको log x by m इक्वल टू log k प्लस log p टू द पावर 1 by n। इसका मतलब हो गया log x by m इक्वल टू log k प्लस 1 by n log p। अब देखिए बेटा, अगर ये बेटा फ्रंटलिंग आइसोथर्मल इक्वेशन का नॉर्मली बेटा हम इसको लेंगे। अब इसमें ग्राफ पूछता है, मैं ग्राफ आपको क्लियर कर रहा हूं, कैसे और क्या स्लोप हुआ आपको समझना है। ये ग्राफ x by m log यहां लिख दिया, ये देखिए, और इधर लिख दिया बेटा log p। ये इसका मतलब हो गया बेटा हमारे पास log p का जो इंटरसेप्ट दिख रहा है बेटा आपको 1 by सॉरी ये स्लोप है 1 by n, और k आप ये log k पॉजिटिव है बेटा, आपको स्लोप आएगा आपके पास बेटा। स्लोप का मतलब ग्राफ इस टाइप का जा रहा है। देखिए ये ग्राफ है, ये वाला log k हो गया बेटा, ये देखिए ये आपके पास हो गया बेटा log k, ये देखिए, और यहां से बेटा ये जो स्लोप निकला मेरा, दिस इज द स्लोप, और स्लोप इक्वल टू 1 by n हो गया बेटा। ये देखिए 1 by n, स्लोप 1 by n हो गया बेटा, आपको समझना है। अब पॉइंट है बेटा, अगर आपके पास n की वैल्यू
बढ़ती है तो स्लोप आपके पास 1/m की वैल्यू लगातार कम होती चली जाएगी। देखिए तो पॉइंट इतना था, n की वैल्यू मोर देन 1 होगी, मैं यहां पर ले लेता हूं बेटा, इस पॉइंट में ये पूछता है आपको n की वैल्यू मोर देन 1 होगी, जबकि आपके पास 1/n की वैल्यू बेटा हमेशा लेस देन 1 होगी। देखो डिवाइड करोगे कम कम होता जाएगा फ्रैक्शन बेटा आपके पास, तो n हमेशा मोर देन 1 होगा, जबकि 1/n की वैल्यू लेस देन 1 होगी बेटा कभी भी। ये दोनों चीज पूछता है, आपको समझना बेटा फ्रंटिंग आइसोथर्मल इक्वेशन में, वो हमने स्लोप बना के आपको दे दिया बेटा। आपको फॉर्मूला बेटा log x/m इक्वल टू log p के वर्सेस बनाना था, log p का कोएफिशिएंट स्लोप हो गया और ये इंटरसेप्ट हो गया बेटा, log k इक्वल टू ये फॉर्मूला आ गया। अब बेटा हमारे पास ये फ्रंटिंग आइसोथर्मल इक्वेशन का दूसरा पॉइंट बेटा, ये देखिए तीसरा पॉइंट बेटा जिसका नाम है बेटा हमारे पास BC लाइन, हमने OA फिर AB और फिर हमने लिया बेटा आपका, ये देखिए उसके बाद बेटा मैं इसको हटा रहा हूं, देखिए एट हाई प्रेशर, तीसरा पॉइंट बेटा एट हाई प्रेशर आ गया। देखिए एट हाई प्रेशर, थर्ड पॉइंट एट हाई प्रेशर बेटा, हाई प्रेशर का मतलब हो गया आपके ट्यूब के अंदर हवा बहुत भरी पड़ी हुई है और आप दोबारा पंप से अगर हवा भरने की कोशिश करोगे बेटा, तो जितनी हवा आप अंदर भेज रहे हो बेटा उतनी हवा बाहर आ जाएगी, दोबारा एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस विल नॉट टेक प्लेस। तो जितना प्रेशर पहले था बेटा उतना ही रहेगा, नया प्रेशर जुड़ने वाला नहीं है, ऑल्दो आप लोग एब्जॉर्ब कराने की कोशिश कर रहे हैं एट हाई प्रेशर। तो सुनिएगा बेटा यहाँ पर हाई प्रेशर का मतलब है बेटा सैचुरेटेड प्रेशर, तो मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूं हाई प्रेशर का मतलब यहाँ पर BC हो गया बेटा, ग्राफ जो BC था, और ये आपके पास कांस्टेंट हो गया बेटा, एब्जॉर्प्शन बिकम्स कांस्टेंट। देखिए बेटा एब्जॉर्प्शन बिकम्स कांस्टेंट, मैं यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं बेटा, एब्जॉर्प्शन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इस केस में बेटा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू एक्सटेंट ऑफ डिजॉर्प्शन। जितना गैस एब्जॉर्ब होगी बेटा उतनी गैस डिजॉर्ब भी होगी, इसके अलावा टोटल गैस जो एब्जॉर्ब होगा वो कांस्टेंट रहेगा बेटा, वो बढ़ने वाला नहीं है। इसका मतलब हो गया बेटा जो x/m है बेटा वो डायरेक्टली p टू द पावर 0 हो गया बेटा। इसका मतलब हो गया हम अगर इसको लिखते बेटा x/m इक्वल टू k इनटू p की पावर 0, आपको मालूम है बेटा p टू द पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, तो x/m इक्वल टू k हो जाएगा बेटा, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखिए ये बेटा कांस्टेंट हो गया x/m, ऑल्दो देयर इज एन इंक्रीमेंट इन प्रेशर बट नो मोर गैस कैन बी एब्जॉर्ब्ड, रीजन बीइंग एट हाई प्रेशर द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, यानी कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू एक्सटेंट ऑफ डिजॉर्प्शन, दोनों बराबर हो जाएंगे बेटा। जितने गैस को हम एब्जॉर्ब करा रहे हैं उतनी गैस आपका डिजॉर्ब भी हो रही है, तो आप नेट कांस्टेंट, ये तब होता है बेटा जब सैचुरेटेड प्रेशर आ जाएगा। सैचुरेटेड प्रेशर का मतलब हमने गैस को कंप्रेस करना शुरू किया आराम से बेटा, पहले गैस कंप्रेस हो जाएगी, लेकिन एक बार गैस अगर मैक्सिमम कंप्रेस हो गई तो उसको और कंप्रेस हम नहीं कर सकते बेटा, ये ध्यान रखना बेटा, मिनिमम लिमिट तक आने के बाद मैक्सिमम वो नहीं कर सकते। तो इसके बेटा ये फ्रंटिंग आइसोथर्मल इक्वेशन में तीन चीज बताइए बेटा, लो प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर एंड द हाई प्रेशर बेटा। हाई प्रेशर में कांस्टेंट हो जाएगा, लो प्रेशर में स्टेट फॉरवर्ड बढ़ता रहेगा, और आपका इंटरमीडिएट प्रेशर में बेटा धीरे धीरे करके गैस एब्जॉर्ब होगी। अच्छा बेटा अब मैं इसी में आपका ये फ्रंटिंग मैंने बता दिया बेटा, मैं थोड़ा सा आगे निकल रहा हूं, आपको क्लियर कर रहा हूं। और बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बाद दूसरा फैक्टर में आया बेटा मैं, जिसका नाम बेटा सरफेस एरिया। नंबर 3 बेटा सरफेस एरिया, ये देखिए बेटा सरफेस एरिया। अच्छा बेटा सरफेस एरिया का मतलब है जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा बेटा एब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा, मतलब बहुत कम, एक बाउल में गैस को प्रेशर करना है या फिर एक बड़े ड्रम पे गैस को प्रेशराइज करना है बेटा, तो ड्रम पे गैस का प्रेशराइजेशन आराम से होगा बेटा, बाउल में प्रेशर कम होगा। तो आपको समझना है बेटा, मैं यहां पर लिख रहा हूं एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा x/m बेटा,
ये एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इसका मतलब क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो बेटा, अगर किसी मेटल के रॉड को हमने कट इनटू मैनी पीसेस कर दिया या क्रश कर दिया बेटा, उसको बहुत सारे पाउडर फॉर्म में क्रश कर दिया है, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा ही बढ़ेगा बेटा। तो जितना ज्यादा क्रश फॉर्म करेंगे या जितनी ज्यादा उसके पीसेस करेंगे बेटा, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से बेटा उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि सरफेस उनके बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा बेटा, उस गैप के अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल जा सकते हैं बेटा। आपको समझना है, मैं लिख देता हूं इसको, दैट इज करके लिख देता हूं, दैट इज आपके पास बेटा व्हेन ए रॉड ऑफ मेटल is cut into many pieces, cut into many pieces, ठीक है बेटा। When the rod of metal is cut into many pieces, surface area increases, surface area increases, so the rate of absorption also increases. So the rate of absorption also increases. ये बेटा सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा बेटा। तो आपको ये सरफेस एरिया का एक पॉइंट कि कैसे इसने इन्फ्लुएंस किया उसकी बात हुई बेटा, सरफेस एरिया। नंबर 4 बेटा, देखिए नंबर 4 में हमारे पास आ गया बेटा नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट बेटा। नंबर 4 नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट का मतलब आ गया आपके पास बेटा, इसको समझना है बेटा। एडजॉर्बेट का मतलब गैसेस पार्टिकल की बात हो रही बेटा, गैसेस मोल्स की बात हो रही है, तो वो उनके नेचर पे डिपेंड करने का मतलब हो गया एक्सटेंट ऑफ, मैं लिख देता हूं देखो इसको, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन x by m is directly proportional to critical temperature। देखो बेटा मैं लिख रहा हूं क्रिटिकल टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा क्रिटिकल टेम्परेचर को मैं डिफाइन कर देता हूं यहां पर। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब हो गया द टेम्परेचर above which no more gas can be liquefied। ये देखिए बेटा ऐसा टेम्परेचर बेटा जिसके अगर कोई भी गैस लिक्विफाइड नहीं हो सकती बेटा, उस टेम्परेचर का नाम क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा। जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर, किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 5 है, किसी का 20 है बेटा, 5 डिग्री सेल्सियस तक ही वो कंप्रेस हो पाएगा, लिक्विफाइड हो पाएगा, एब्जॉर्प्शन होगा, गैसेस का लिक्विफिकेशन में बदलना है या मोर एब्जॉर्प्शन बेटा। अच्छा जैसे से किसी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब बेटा वो 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में कोई गैस अभी 2 डिग्री सेल्सियस पे है, और 2 डिग्री सेल्सियस का गैस का आपके पास एब्जॉर्प्शन कर रहा है बेटा, किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर 5 है, किसी का 15 है, किसी का 20 है, तो बेटा 5 वाला तो केवल 2 से 5 के बीच में ही कंप्रेस हो पाएगा, उसके ऊपर तो हो नहीं सर आना, तो कुछ ही अमाउंट तो कंप्रेस हुआ। और जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर मान लो 100 है, तो बेटा वो 2 से 100 के बीच में सब जगह पर कंप्रेस होगा, हाई अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस विल टेक प्लेस। इसलिए बेटा आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ने का मतलब आपके पास एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है। ये नेचर है बेटा, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर उसका नेचर हो गया बेटा, पहला पॉइंट। दूसरा लिखा बेटा मैंने एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू each of liquefaction of gas, each of liquefaction of gas।
जितना ज्यादा गैस का लिक्विफिकेशन जल्दी होगा बेटा उस गैस का एब्जॉर्प्शन उतना ही जल्दी होगा। तीसरा पॉइंट ले लेता हूं बेटा मैं नोट में, क्रिटिकल टेम्परेचर इज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। बेटा जिस गैस का या हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोलते हैं बेटा, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस आल्सो डिपेंड्स अपॉन, मैं दूसरा पॉइंट भी लिख देता हूं यहां पर, इज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बॉन्डिंग एबिलिटी, एच बॉन्डिंग टेंडेंसी। ये देखिए जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेंडेंसी होगा बेटा उसका इज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस भी बढ़ता है। जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही इज ऑफ लिक्विफिकेशन बढ़ेगा। जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही आपके पास एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा बेटा। तो ये 2-4 पॉइंट है बेटा, उसके हिसाब से आपको ये समझना पड़ता है कि किस गैस का कितना कितना कैसे होगा करके, तो आपको क्लियर करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को और क्लियर कर रहा हूं, आप इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं इज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस और इसका डिफरेंशिएट का एक पॉइंट को क्लियर कर देता हूं बेटा। थोड़ा सा सुनिएगा बेटा, मैं क्लियर कर रहा हूं उसको, ठीक है। और आप इस पॉइंट में आके आप डिस्कशन में लाएंगे बेटा इसको कि फैक्टर्स ने क्या-क्या डिस्टर्ब किया और कौन-कौन से फैक्टर ने इसको डिस्टर्ब करने का मतलब हमारे पास था बेटा, ठीक है। और अब आया बेटा हमारे पास एक पॉइंट जिसको हम इस पॉइंट में क्लियर कर रहे हैं बेटा। ये देखिए नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्रिटिकल टेम्परेचर की बात है बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं बेटा। अब मैं लिख रहा हूं, देखिए कुछ गैसेस का एक टेबल बना देता हूं, उस गैस को आपको समझना है इस टेबल को। ये देखिए मैं गैस लिखूंगा, गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर लिखूंगा और फिर इज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा बेटा। ये एज इट इज क्वेश्चन आता है बेटा, डिफरेंट गैसेस का आता है, क्रिटिकल टेम्परेचर दिया रहता है, आपको इज ऑफ लिक्विफिकेशन खुद ही बताना पड़ता है बेटा। देखिए मैं 3 चीज आपको क्लियर कर रहा हूं। ये मैंने लिखा गैस, ये लिखा मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर। ये देखिए बेटा ये 2 कॉलम बनाए मैंने, क्रिटिकल टेम्परेचर इन केल्विन, ये दिया है, ठीक है बेटा। गैस में मैंने लिखा H2N2CO, H2N2CO, ये देखिए H2N2CO, CH4CO2, CH4CO2 और मेरे पास अमोनिया और SO2, ये देखिए बेटा अमोनिया एंड SO2, ये बेटा मैंने डिफरेंट गैसेस लिखी। और इन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने नॉर्मली बेटा लिखा मैंने 33 126, ये देखिए। उसके बाद हमने लिखा बेटा 134 190, 190, ये देखिए। और 190 के बाद हमने लिखा बेटा 304 324 और बेटा लास्ट SO2 का जो हमने लिखा बेटा वो 430। अब देखिए बेटा यहाँ पर ये है, तो आपके पास 2-3 पॉइंट क्लियर हो गए। क्रिटिकल टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है तो आपका इज ऑफ लिक्विफिकेशन भी बढ़ रहा है। देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीजेस, इज ऑफ लिक्विफिकेशन इंक्रीजेस, ये थोड़ा मैंने यहां पर लिखा हूं। ये पहला पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये बेटा आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीजेस, पहला पॉइंट। आगे राइट हैंड साइड देखिएगा ये इंक्रीज हो रहा है बेटा, तो इज ऑफ लिक्विफिकेशन भी इंक्रीज हो रहा है, इज ऑफ लिक्विफिकेशन इंक्रीजेस। तीसरा पॉइंट लिखा बेटा मैं आपके पास एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। ये तीनों चीज बेटा देखिए जैसे कि हमने लिखा है उसी हिसाब से हमने क्रिटिकल टेम्परेचर को आगे बढ़ा दिया और तीनों पॉइंट को एक साथ लिख दिया बेटा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस बेटा, ये ध्यान रखना।